जी धन्यवाद अनुराग जी। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश हम यहां करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से और शिवराज सिंह की सरकार की ओर से पक्ष रखा। अमूमन होता यह है कि पहले विपक्ष को सुना जाता है और फिर सत्ता को सुना जाता है, पर हम ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा महत्व विपक्ष की आवाज का होता है। इसलिए हमने जयवर्धन सिंह जी को सत्ता के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए बाद में बुलाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने नेता जयवर्धन सिंह जी का। जयवर्धन सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिस परिवार ने न केवल गुना, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित किया है, जिस शख्स ने कभी अपनी बात से न पलटने का संकल्प हमेशा साबित किया है, जिस शख्स ने हर आलोचना को एक तरफ और सत्य को एक तरफ रखने की कोशिश की है, ऐसे दिग्विजय सिंह जी के वो सुपुत्र हैं। हम इस आईएनएच के मंच पर जयवर्धन सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपकी ओर देखते हैं, लेकिन हम अभी आपसे केवल 2023 को लेकर बात करते हैं। तो 2023 के संदर्भ में किस उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं? क्योंकि जनता की उम्मीद को तो आप संभाल नहीं पाए 2018 में जो आपसे की थी, तो 2023 को लेकर कोई उम्मीद कर क्यों रहे हैं? जनता की उम्मीद तो हम संभाल पाए थे डॉक्टर साहब जी। सिंधिया जी अपनी हार नहीं संभाल पाए जी। और उसका ही परिणाम रहा कि उनके विधायक और मंत्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बैकडोर एंट्री करके बड़ा सौदा किया भाजपा के साथ, बड़े रकम का लेन देन किया और उसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। पिछले 3 साल से सरकार भाजपा की है और मैं तो हर मन से कहता हूं जी। ये सरकार वोटों की नहीं नोटों की सरकार है जी। और इतिहास गवाह है, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाए। अब आपने ये कहा कि सिंधिया जी अपनी हार नहीं संभाल पाए। भाई यहां पर तो जीते हुए नेता के साथ में विधायक, सांसद, मंत्री नहीं दिखते। आपके लिए पहेली नहीं है, एक हारे हुए नेता के साथ इतने विधायक कैसे दिख गए? क्योंकि उनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया था। अगर किसी व्यक्ति के कहने पर आप टिकट दोगे तो वो लोग उनका सम्मान करेंगे। यही विशेषता थी कांग्रेस की कि उन्होंने उनके पिताजी को इतना सम्मान दिया था कांग्रेस में कि उनके हिसाब से अनेक टिकट मिलते थे जी। पूरे ग्वालियर चंबल में, विशेषकर अनेकों सीटों पर उनको ही और उनकी राय मानी जाती थी। गैर ग्वालियर क्षेत्र में भी अनेकों सीटों पर उनकी ही सलाह पर टिकट दिए जाते थे। तो स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति के अनुसार टिकट दिए जा रहे हैं अनेकों सीटों पर, तो जो लोग वहां से जीत के आएंगे या जो लोग हारेंगे भी, उनका कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी रहेगी एक व्यक्ति विशेष के साथ में जी। तो वही हुआ। अब ये कांग्रेस ने उनको इतनी कम उम्र में मंत्री बनाया, केंद्र में उनको इतना कुछ सम्मान दिया, लेकिन फिर कभी कभार जिंदगी में होता यह है कि निजी स्वार्थ थोड़ा हावी हो जाता है। मैं थोड़ा द्वंद्व में पड़ गया आपके जवाब से। भाई लोग गए, पहले आप बोले नोटों के चक्कर में गए, अब आप बोल रहे हैं निष्ठा के चक्कर में गए, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। जो आपकी सरकार गई वो सिंधिया जी के प्रति निष्ठा के चलते गई या नोटों के चक्कर में गई? उनकी नोटों की निष्ठा जो थी, नोटों की निष्ठा थी, उससे कारण गई। भाई एक बात बताओ जयवर्धन जी, ये आपकी पार्टी के नेता नोटों के प्रति इतने निष्ठावान क्यों होते हैं? वो हमारे पार्टी के थोड़ी हैं, वो तो भाजपा के हैं। भाई पहले तो आपके ही थे, अब नहीं है। इतनी आसानी से आपने पल्ला झाड़ लिया। हम तो आजाद हो गए। भाई आपके 7 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, 3 बार के विधायक
और आप बता रहे हैं वो नोटों के चक्कर में चले गए, तो जनता के जहन में ये सवाल तो है ना जयवर्धन जी, भाई ये अब वो कांग्रेस हमारे ही नोटों के चक्कर में कैसे चले जाते हैं? अब वो हमारे हैं नहीं, जी अब वो हमारे है ही नहीं, वो तो पूरे भाजपा के बैंडेड लोग हैं अब। जी और जैसा मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनको ही लालच दिया गया था पैसों का। जी अनेकों ऐसे नेता आज भी हैं जो कांग्रेस में हैं, जिनको उतना ही बड़ा ऑफर दिया गया था, जी। लेकिन वो छोड़ के नहीं गए, अच्छा ये वो जो गद्दार नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए जयवर्धन जी, ये जो लोग नोटों के चक्कर में चले गए, उनमें से कई अब कांग्रेस में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये नोटों के चक्कर में पड़े हुए लोगों की एक भी नहीं कालीन आएगा क्यों बिछा साहब, रहे हैं? एक भी नहीं आएगा, जी एक भी नहीं आएगा। ये बात राहुल जी ने स्पष्ट कही है। जिन लोगों ने जनता के मत को बेचा है, हर विधायक, हर सांसद को मिलता है 5 साल का समय, जी जनता के आशीर्वाद से उनको पद मिलता है विधायक या सांसद का। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे जयवर्धन सिंह हो, जी और अगर जब समय चुनाव का आता है तो मैं जनता के बीच जाता हूं, मैं वोट मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना होता है। जी लेकिन अगर मैं मेरे बीच कार्यकाल में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जनता से बिना पूछे चुपचाप बैकडोर से विपक्ष से सौदा कर लूं, पैसे ले लूं और मेरे पद से इस्तीफा दे दूं, तो ये सबसे बड़ा अपमान लोकतंत्र का है जो इन लोगों ने किया है। अच्छा एक बात बताइए जयवर्धन जी, आप केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में तो दिलचस्पी रखते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, कभी दून स्कूल में पढ़े, कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो देश दुनिया की खबर रखते हैं। ये पड़ोसी राज्य राजस्थान पे भी दृष्टि वृष्टि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। वहां एक अल्पमत की सरकार थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2018 में, आजकल पूर्ण बहुमत की सरकार है। नहीं, लेकिन जो आंकड़े राजस्थान में थे वो थोड़े बेहतर थे मध्य प्रदेश से। अगर आपको याद होगा, राजस्थान में अकेले कांग्रेस के पास हाफ ए मार्क क्रॉस कर लिया था राजस्थान में। मध्य प्रदेश में हम 1 सीट शॉर्ट थे, हम 114 पे थे, तो इतना अंतर था वहां पे। और राजस्थान में लगभग 10 से 12 निर्दलीय थे। 92 सीटें आई राजस्थान में, बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक कांग्रेसी हो गए। उनके संदर्भ में भी जयवर्धन सिंह को नैतिकता के रूप में इतनी ही नाराजगी है कि नहीं, या केवल अपनी पार्टी के लोगों के संदर्भ में? नहीं, उन्हें सपोर्ट दिया था, उन्हें सपोर्ट दिया था, वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो इंडिपेंडेंट्स हैं आज भी जी। ऑफिशियली। अगर आप देखें पूरी तो जो व्यक्ति पूरे बसपाई आज कांग्रेस की संस्था ले चुके हैं। नहीं, उसमें मूल बात यह है कि ऑफिशियली वो सपोर्ट कर रहे हैं जी। अगर वो संस्था ले या ना ले, होता यह है कि जब लाइक माइंडेड पार्टीज होती हैं जो विश्वास करती है संविधान पर, तो वो सब मिलके सरकार चलाती हैं। आज चर्चा देश में भी है एनडीए वर्सेस इंडिया जी। तो ये राजनीति में होता है। चलिए हम वापस यहीं पे रुक करते हैं। जनता के बीच में क्या मुंह लेके जा रहे हैं? भाई आपने नेता राहुल गांधी को लेकर आपने बताया, हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने कह दिया है। अब भाजपा तो ये बताते हैं, राहुल गांधी ने कहा था हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा। दिन भी गिनवाए थे, 1, 2, 3, 8, 9, 10, और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। भाजपा भी बताती है, सिंधिया समर्थक भी बताते हैं। भाई राहुल गांधी जी ने नहीं किया तो हमने कर दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। क्या कहते हैं जयवर्धन जी? राहुल जी ने कहा था कि कर्जा माफ 10 दिन में हम उसको चालू करा देंगे, और कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला आदेश कर्ज माफी का दिया था। लेकिन स्वाभाविक है, जब कोई बड़ी योजना होती है तो उसका क्रियान्वयन में टाइम लगता है, और क्योंकि संख्या अधिक थी तो हमने शुरुआत की थी उन किसानों के साथ जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद 2020 फरवरी में कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हुआ था, जिसमें वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच में। लेकिन उसी समय फिर सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद विपक्ष के विधायक के रूप में मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री से कि 2018 और 20 के बीच में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, और उनका उत्तर हमें मिला
कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी, ये भाजपा के मंत्री ने सदन में स्वीकारा है। हमको अफसोस इस बात का है कि जो शेष किसान थे जिनका कर्जा 1 लाख से ऊपर का था, जी, उनका कर्ज इसलिए माफ नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा की नियत नहीं थी उस शेष कर्ज माफी पूरी करने की। आखिर कोई भी योजना सरकार की होती है, जी, कोई एक दल की नहीं होती। अगर ये लोग चाहते तो जो शेष कर्ज माफी थी जी। ये लोग पूरी कर सकते थे, लेकिन इनकी नियत साफ नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ जैसे अनुभवी राजनेता की सलाह लिए बगैर मंत्री के संदर्भ में अनुभवहीन राहुल गांधी ने घोषणा कर दी, इसलिए आपको भारी पड़ता है? बिल्कुल नहीं। आपने समझाया, बड़ी योजना थी, क्रियान्वयन में समय लगता है, राहुल गांधी जी को पता नहीं था, इसलिए बोल दिया 10 दिन में कर देंगे, इसलिए आपको इन सवालों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, हम तो आज भी कहते हैं जी, कि तत्काल कमलनाथ जी ने जैसे उनने शपथ ली थी, जी। पहला आदेश कर्ज माफी का था। जबरदस्त जी, आप तो उदाहरण जनता के लिए के पीछे रहने वाले हैं। उदाहरण के लिए जी, हम बात करें वर्तमान सरकार के बारे में, जी, लाडली बहना योजना के बारे में, जी, 1,000 रुपए वो दे रहे हैं 40% महिला मतदाताओं को। जी, उसके क्रियान्वयन के लिए भी उनको लगे कम से कम 6 से 7 महीने, जी, सिर्फ शुरुआत करने के लिए। तो स्वाभाविक है कोई भी योजना को जमीन पर लाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हमने सिर्फ 15 महीने में 27 लाख किसानों को राहत पहुंचाई थी। ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं तो अचरज में पड़ जाता हूं। एक तरफ कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता, एक तरफ भूपेश बघेल जैसे पहली बार बने मुख्यमंत्री, वादा दोनों जगह था। वहां सारे किसानों का 100% कर्जा माफ 10 दिन के अंदर हो गया। और इधर कमलनाथ जी हैं, जयवर्धन जी को इस मंच पर भी कहना पड़ रहा है, 15 महीने बाद हम 27 लाख तक का ही कर पाए। करना तो 55 लाख का था, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करना था। अभी करेंगे 2023 के बाद। 2023 को लेकर इतनी उम्मीद आप कैसे कर रहे हैं? कैसा कर दिया आपने पिछले 3 साल में, जिसके कारण से जयवर्धन जी इतने आत्मविश्वास से? हम तो सीधी तुलना कर रहे हैं साहब। जी, कमलनाथ जी के 15 महीने और भाजपा के 15 साल। जी, बिजली के बिल इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट किए। जी, कृषि बिल हमने आधे किए। 15 साल में भाजपा सरकार ने गौ माता के लिए एक भी गौशाला कहीं खोली क्या? लेकिन हमने अकेले 15 महीने में पूरे प्रदेश के हर जनपद में 10 से 20 गौशालाएं खोली। खुलवाई नहीं खुलवाई? और सरकार जैसे ही भाजपा की आई, जो पूरी योजना गौशाला की थी, बंद हुई नहीं हुई? बंद हो गई। ये है भाजपा का असली चरित्र। अच्छा जयवर्धन जी, ये बताओ। सिर्फ यही नहीं जी, अनेकों और योजना है। गरीबों की पेंशन हमने दोगुना की। जी, और इसके अलावा जो अगले 5 साल की जो हमारी नीतियां हैं, हमने उसका भी उल्लेख किया है। चाहे वो कृषक न्याय योजना हो, जिसमें हमने कहा है कि 5 HP तक निःशुल्क किसान को मिलेगी। प्रथम 100 यूनिट निःशुल्क दिए जाएंगे हर घर को। तो ये भी ऐसी योजना है जिनसे कहीं ना कहीं जो भाजपा की महंगाई की मार आज जिन पर लग रही है, उससे किसान को राहत मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने 15 महीने की तुलना 15 साल के भाजपा शासन काल से करना चाहते हैं। इन 3 साल में शिवराज सिंह और भाजपा ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया गया कि इससे आप तुलना नहीं करना चाहते? भाई उनकी सरकार को तो 18 साल हो गए, आप अभी भी 15 साल से मुकाबला करना चाहते हैं। इन 3 साल को लेकर घबराहट क्यों है आपको? 3 साल तो और भी इनके मतलब वो तो आप खुद स्वयं समझ रहे हैं जी, कि उनने जो पूरा कबाड़ा किया है मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में। जी, आप स्वयं कल्पना कीजिए जी, कि आखिर हर सरकार का मूल उद्देश्य होता है कि जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, जी, उनको हम एक अच्छा अवसर दें। जी, और चाहे मैं हूं, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, अन्य दल का हो, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जी, उनको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के बाद उनको अच्छा रोजगार का पद मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं इन टर्म्स ऑफ इयर्स, जी, उनके कार्यकाल में
और उनके कार्यकाल के बारे में एक ही फिल्म बनी है, विसल ब्लोअर, जी जो व्यापम के बारे में है, जी जिसमें दिखाया गया है कैसे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 2009 और 2013 के बीच में व्यापम घोटाले के माध्यम से जो योग्य बच्चे थे उनको भर्ती नहीं होने दिया, बल्कि पैसा लेकर जो अमीर परिवार के बच्चे थे उनकी भर्ती करवाई, और उसका यह परिणाम रहा कि 18 में उनको हार मिली। लेकिन जैसी सत्ता उनके पास वापस आया 2020 में, वापस 2 साल 3 साल में ही पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला। आप कल्पना कीजिए, 15 लाख युवाओं ने, 15 लाख शिक्षित युवाओं ने जी परीक्षा दी थी, और फिर जैसे नतीजे आए, ये बात सामने आए कि जो प्रथम 10 जो छात्र थे उनमें से 60 छात्र का एक ही परीक्षा केंद्र था, और वो परीक्षा केंद्र एक भाजपा के विधायक था। उसका परिणाम ये रहा कि जो पूरी भर्ती है उस पर रोक लग गई है। उससे जिन बच्चों के नाम नहीं आए वो तो उदास हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन बच्चों ने एग्जाम अच्छा दिया था, जो पास हो गए थे, उनकी भी भर्ती उस पर रोक लग गई है। तो इसका यह परिणाम रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जब भाजपा सरकार रही है तब तब व्यापम घोटाला हुआ है, तब युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। अरे एक बात बताइए जयवर्धन जी, जब ये भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह के नेतृत्व की सरकार इतनी अलोकप्रिय है, इसकी नीतियां इतनी गलत है, तो आप इसकी नकल करने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? सवाल इसलिए है। नकल कैसे कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। बिल्कुल बताता हूं, सवाल अधूरा थोड़ी छोड़ूंगा। अब एक योजना लेकर आए शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना योजना। अचानक आपको याद आया नारी सम्मान योजना। डॉक्टर साहब, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं जी, प्रियंका गांधी जी ने शिवराज सिंह की घोषणा के अनेकों महीने पहले हिमाचल में ये घोषणा की थी, और हिमाचल में पहले से ही ये लागू है जी। और वहां हमने यही कहा था कि हम प्रति माह 1,500 रुपए हर महिला को देंगे, और वो हो भी रहा है वहां पे जी। लेकिन लाडली बहना में जिसका आपने उल्लेख किया है, पहले तो सीएम साहब ने कहा कि हर माता हर बहन को लाभ मिलेगा जी, फिर बदल गए, फिर उसमें अलग अलग शर्तें डाल दी। जी। कोई बहन जिसकी आयु 23 वर्ष से कम की है उसको लाभ नहीं मिलेगा, कोई माता जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिन माता बहनों को पेंशन मिल रही है 600 रुपए की, वो 600 जो कमलनाथ जी ने किए थे, ऐसे माता बहनों को भी 600 के ऊपर 1000 मिलने चाहिए थे, उनको भी सिर्फ 600 के ऊपर 400 मिल रहे हैं। ऐसे कर करके परिणाम ये आया है कि सिर्फ 38% महिलाओं को प्रदेश में इसका लाभ मिल रहा है जी। लेकिन जो नारी सम्मान है, जैसा मैंने कहा, उसमें उम्र की कोई मापदंड नहीं रहेगा, और हमारा संकल्प रहेगा कि 1500 रुपए के साथ साथ रसोई गैस की टंकी भी जी। मोदी जी के 1200 में नहीं जी, भाजपा के 1200 में नहीं, कांग्रेस के 500 रुपए में देंगे। ये भी हमारा वादा रहेगा। नहीं, आपके वादे तो 2018 में भी थे। हमने किए, भारतीय हमने बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट किए जी। हमने कर्ज माफी की शुरुआत की जी गौशालाएं बनवाई जी। तो हम लोग कायम रहे हमारे वादों पे। और बेरोजगारी भत्ते का क्या किया? वो भी हम कर देते। 5 साल का मिले हमको पूरे जी। अगर हमको पूरे 5 साल मिलते हम पूरे कर देते। वो भी क्यों नहीं करते? आप बार बार बोलते हो अगर हमें 5 साल मिले होते जी। भाई 5 साल जनता ने थोड़ी छीने आपके। भाई आपके कुछ भ्रष्ट लोगों ने अपने छीने, कुछ भ्रष्ट लोगों ने छीने। जी। अब हो गया। अच्छा, आप भ्रष्ट लोगों को जिम्मेदार मानते हैं जी पर राजनीतिक प्रेक्षक इसके लिए तो आप लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। जी। राजनीतिक प्रेक्षक जो हैं नहीं, अनेकों ने कहा है वो आप लोगों को भी जिम्मेदार मानते हैं। आप स्वयं को कितना जिम्मेदार मानते हैं इस सरकार के कार्यकाल पूरा न होने के संदर्भ में? जयवर्धन जी, कई ऐसे वरिष्ठ विधायक रहे जिनको इस बात का कष्ट रहा, दुख रहा, मलाल रहा, पीड़ा रही, तकलीफ रही कि उनकी वरिष्ठता की अनदेखी हो गई, उनको मंत्री नहीं बनाया। आप बात करें बिश्नोई जी के बारे में जो भाजपा के विधायक हैं, पर वो आपके साथ नहीं या आते ना। या अपने गोपाल जाटव जी के बारे में बात कर रहे हैं जो इतने पुराने संघ के आदमी रहे हैं, भाजपा के आदमी रहे हैं।
या फिर आप बात करें पवैया जी के बारे में, पहले की बात कर रहे हैं, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है बजरंग दल के, लेकिन आज कहाँ हैं? नहीं, लेकिन जिन्होंने लेकिन उनको हराया आप- वो आज मंत्री हैं। लेकिन वो आपके पास नहीं आते। जी। परेंदर सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, ये तमाम लोग आजकल भाजपा में दिखाई देते हैं। तो हमारा आपसे जानना यह है। उनमें से एक तो हार ही गए। जी, नहीं, उनमें से एक तो हार गए। इसको लेकर कुछ कहेंगे आप कि भाई अनुभव की अनदेखी, वरिष्ठता की अनदेखी भी कहीं कोई कारण था आपकी सरकार का कामकाज पूरा न होने के संदर्भ में, या केवल भाजपा को जिम्मेदार मानेंगे, कुछ नेताओं के वोटों में बिकने को जिम्मेदार अगर मानेंगे? अगर ये वचन पूरे नहीं होते तो अलग बात होती, जी। लेकिन हमने वचन पूरे किए थे। जी, आप कल्पना कीजिए कि 15 साल, मैं इसलिए उन 3 जो कार्यकाल थे जी, उनके बारे में बात कर रहा हूं ताकि हम तुलना करें जी। हमारे 15 में उनके 15 साल के संबंध में। जी, तो उन 15 सालों में हर विधानसभा सेशन में बाबूलाल गौर साहब बात करते थे मेट्रो के बारे में। जी, वो लोग मेट्रो नहीं प्रारंभ कर पाए, लेकिन जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे हमने शुरुआत की थी मेट्रो की, भोपाल में और इंदौर में भी जी। उस काम की। और अगर हमें, मैं पुनः अगर कहूंगा क्योंकि हमको 5 साल मिले नहीं। आप बार बार कमलनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं और आपकी पार्टी के नेता ही कमलनाथ जी पर सवाल उठा रहे हैं। वो उमंग सिंगार कोई जी को- नहीं उठा रहा है। उमंग सिंगार जी को जानते हैं ना आप? बहुत अच्छी तरह हमारे मित्र हैं। ये कैसे मित्र हैं? फिर दुश्मन किन्हें कहते हैं? उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। नहीं तो जब आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हैं, जी, उमंग सिंगार भरे मंच से तो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। इस पे तो मैं भी कर सकता हूँ बात। हो सकता है एक दिन हो सकता है, अच्छी बात है। तो आप हम कौन सा मना कर रहे हैं? तो उनको शिकायत इस बात की कि कांतिलाल भूरिया को क्यों चुनाव व्यय समिति का अध्यक्ष बनाना था उस समय 2000 हम 13 की बात करें जी। तो उस समय उनके पास मौका था, भूरिया जी के पास, जी, लेकिन उस समय परिणाम नहीं आया हमारे पक्ष में। जी। तो उमंग सिंगार के द्वारा उठाया गया यह मुद्दा पार्टी की संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालेगा? ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि मैंने भी कहा है कि हाँ बन सकते हैं भविष्य में आदिवासी मंत्री, मुख्यमंत्री, क्यों नहीं? आपको नहीं लगता है कि आप भी कह दें। नहीं नहीं, मेरा तो सवाल अभी भी यही है कि जिस समय पर पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है उस समय पर नेता को लेकर आपके यहां पर यह अंतर्द्वंद भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से ही चुनौतीपूर्ण नहीं हो रहा है? मेरे राय में इतना बड़ा विषय नहीं है। आपके मित्र का बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आप कह रहे हो जी। कि उससे हमको नुकसान होगा, मैं नहीं मानता। तो नुकसान किससे होगा? अब नुकसान तो भाजपा को ही होगा। अब कोई वजह नहीं है अब नुकसान का। भारतीय जनता पार्टी लगातार सीता है, वो कितनी घबराहट पैदा करती है? जो अंतर है कांग्रेस और भाजपा में जी, वो यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व भरोसा कर रहा है कमलनाथ जी पर और उनको पूरा अधिकार यहां पर दिया हुआ है, लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कोई चेहरा प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्या नाराजगी है मामा के साथ ऐसी? मुख्यमंत्री होने के बावजूद हर दूसरे दिन अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, जी, फिर प्रदेश के नेता दिल्ली जा रहे हैं, फिर पुनः अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर मोदी जी आ रहे हैं। घबराहट तो उनको हो रही है, हमको नहीं हो रही। एक बात बताइए जयवर्धन जी, आपने कहा कि पूरा भरोसा कमलनाथ जी पर किया जा रहा है, तो फिर दिग्विजय सिंह जी पर क्या किया जा रहा है? वो 10 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्य बात यह है कि कमलनाथ जी को आज से 5 साल पहले 18 में मैंडेट मिला था जी। मुख्यमंत्री के रूप में। उनसे
धन बल के आधार पर मैंडेट छीना गया। जी आज भी जनता में उनके प्रति सिंपैथी है। जी जनता चाहती है कि उनको एक बार पूरे 5 साल का मौका दिया जाए। जी तो इसीलिए हम सब क्लियर हैं कि अधिकार कमलनाथ जी का है और पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है। अरे आपके तो पुराने साथी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, उन्होंने बताया चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखाया और बाद में शादी जो है कमलनाथ जी से कर दी। देखिए, मूल बात यह है कि चेहरा तो कमलनाथ जी का ही था। मेन पीसीसी अध्यक्ष कौन थे? कमलनाथ जी थे। अगर और वैसे भी जब मतदान हुआ उस समय जी तो 121 में से लगभग 100 वोट कमलनाथ जी को मिले थे, जी सिंधिया जी को 20 एक मिले थे। जी। तो कुल मिलाकर सिंधिया जी के संदर्भ में आपको लगता है कि सिंधिया जी की कोई अहमियत नहीं थी उस चुनाव के अंतर्गत? सिंधिया जी का कोई योगदान नहीं था? देखिए, सिंधिया जी हमारे विषय अब नहीं है, वो भाजपा के विषय हैं। जी अब उनसे पूछे क्या करना है उनका, हमारे विषय है ही नहीं। वो अब नई पार्टी में है, उनकी क्या अहमियत है क्या नहीं है जी। वो तो भाजपा जाने। हम तो खुश है, प्रसन्न है। सिंधिया जी के जाने से आपको इतनी खुशी क्यों है? कौन से अरमान है जो आपको पूरे होते दिख रहे हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद ग्वालियर में, मुरैना में हमारे महापौर सालों बाद बन गए जी, इसलिए खुशी है आपको। जी। पर जिस गुना में आप बैठे हैं वहां पर क्यों चूक गए? गुना में क्योंकि जो गुना विधानसभा है वहाँ चुनाव अभी हुए नहीं है, अभी होंगे अभी बहुत जल्द। अरे अभी तो आप बोल रहे थे हम बड़े खुश हैं, तो है खुश। हम ग्वालियर में जीत गए, हम मुरैना में जीत तो गए। गुना विधानसभा में भी पर चुनाव आएगा। जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं जयवर्धन सिंह जी, तो यहाँ भी आज 2 तो सीटें कांग्रेस की हैं। जी, 2 कांग्रेस 2 भाजपा। अब देखते क्या होता है। 23 अरे हम तो नगर पालिका का पूछ रहे हैं। भाजपा 3 नंबर पे थी, हम आप दूसरे पे थे। ताकि वजह से आप इसी में खुश हैं? नहीं, इसके साथ साथ रावगढ़ विधानसभा में जी दोनों नगर पालिका कांग्रेस, दोनों जनपद कांग्रेस। जी। तो हमारा तो अभी भी बरकरार है, क्या दिक्कत है? ये आपको रावगढ़ दिखाई देता है, क्यों नहीं? बमोरी क्यों नहीं दिखाई देता आपको? बमोरी में कोई शहर है ही नहीं। ऐसा विकास किया है 30 सालों में, कोई शहर ही नहीं है बमोरी में। गांव के गांव ही है भाई। जिनके नोटों पर बिकने की आप बात कहते हो, उस बमोरी के उपचुनाव में 53,000 से आप हार जाते हो, कहीं कोई डर नहीं है आपको? डर तो भाजपा को ही बहुत हो रहा है उस परिणाम से, जो पुरानी भाजपा है, नाराज भाजपा जिसको हम कहते हैं। जी, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, आप तो बहुत दिन बाद गुना पधारे हैं जी, शायद ऑफ रिकॉर्ड उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। जी, बहुत सारे हैं गुना में तो, जी, जिन्होंने काम किया है भाजपा के लिए, जनसंघ के लिए, आरएसएस के लिए 30, 40, 50 साल निष्ठा से काम किया है, लेकिन उनको आज दरकिनार कर दिया गया है, उनको उपेक्षित कर दिया है। ये गुनाह की आज स्थिति है। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था आपको कि 2023 में जो आम चुनाव आएंगे उसका हम इंतजार कर रहे हैं। 2023 के आम चुनाव को लेकर आप बार बार उम्मीद करते हैं, पर जो कांग्रेस की देश में स्थिति है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में उम्मीद क्यों करते हैं आप? भाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, कहीं मामला बनता नहीं। अभी आप बता रहे हैं ये शिवराज जी को आगे नहीं कर रहे हैं, खबर यही आ रही है मोदी जी को आगे कर रहे हैं। अब मोदी जी के आगे होने से डर तो नहीं लगता आपको? कोई चिंता हमको नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हमें हमारे नेताओं पर विश्वास है जी, और जो हमारे कर्म रहे थे जी, उन पर हमें विश्वास है। और हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भी जो आम मतदाता है वो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। जी, जहां तक सवाल देश भर का है, राहुल गांधी जी ने कुछ महीने पहले ही भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण की थी जी, और उसमें जो जनसैलाब उनके साथ चला था पूरी यात्रा में, उससे कहीं ना कहीं जो उनके प्रति माहौल है उसमें भी एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। जी, और जिस गति से वो आज भी काम कर रहे हैं और जो हमको अभी रिजल्ट मिला था कर्नाटका में भी, उससे काफी हमें उम्मीद है कि आगे भी हमको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। जी, राहुल जी की यात्रा के बाद और जो उनका रूट रहा था उसमें विशेषकर हम देखें तो कर्नाटक और हिमाचल से यात्रा गुजरी थी। जी, दोनों राज्यों में हमको जीत मिली है। जी, अब बारी है मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। जी, छत्तीसगढ़ तो है लेकिन वहां से यात्रा नहीं गुजरी थी, जी। तो हमें विश्वास है कि वहां पर भी हमको इस बार पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो हम आखिरी बातचीत के लिए आते हैं जयवर्धन जी। इस विधानसभा चुनाव में
क्या भूमिका देखें आपकी? आजकल आप मालवा के दौरे बहुत कर रहे हैं। वो तो हमें कुछ विशेष काम दिया गया था इंदौर और उज्जैन जिले का, आपके लेकिन अपने लोग बैठे हैं, क्या विशेष काम दिया, थोड़ा बता दीजिए ना। नहीं, उसमें कुछ अपने 15-16 जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हर विधानसभा में दौरे का हमको कुछ लक्ष्य दिया गया था, तो हम उसको जारी है वो। नहीं, क्या कर रहे हैं उसमें? जी? क्या कर रहे हैं उसमें? भाजपाइयों को अपने पास ला रहे हैं या भाजपा में भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा पता तो चले। भाजपा के लोग तो लगातार हर दिन आ ही रहे हैं। कल ही अब शिवपुरी से भी अनेक नेता हमारे साथ आए थे। जी, आज भी कुछ ने इस्तीफा दिया है शिवपुरी में। नहीं, इसीलिए तो संशय हो रहा है, जो आपकी पीठ में छुरा घोंप कर गए, जिनको बताते थे, नहीं, उनके लिए देखिए, आप कालीन उनका बिछा दोष नहीं दे था, रहे हैं। अंतर है इसमें। जी जिन लोगों ने संवैधानिक पद से इस्तीफा दिया, जी जनता को धोखा दिया, जी। उनको हम स्वीकारेंगे नहीं। जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया उन्हें स्वीकारेंगे। नहीं, लेकिन जिन्होंने एक नेता के कारण उस समय पार्टी छोड़ दी थी, जी, वो तो आज आ रहे हैं हमारे साथ वापस। मतलब जनता को धोखा दिया उन्हें नहीं हम स्वीकारेंगे, पर जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया पार्टी एक उन्हें माँ होती स्वीकारेंगे। है, पार्टी हमारी माँ होती है। तो माँ को धोखा दिया वो चलेगा? नहीं, लेकिन माँ ऐसी होती है, माँ पे गुस्सा भी कर लो, जी धोखा भी दे दो, जी। लेकिन माँ हमेशा आपको प्यार करती है। तो तो भाई, ये कांग्रेस पार्टी है। तो भाई जो लोग लेकिन तो आप ये बता रहे हो जो लोग भी आ रहे हैं धोखेबाज हैं, अपनी नहीं। माँ ने धोखा किया फिर भी बुला रहे हैं। नहीं, इसमें उन्हें गलती की होगी पहले जी लेकिन उनको हम वापस स्वीकार रहे हैं। जी लेकिन जिसने जनता के वोट का अपमान किया है, जी उनको हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। जी। इसके साथ साथ बहुत ऐसे नेता भी आ रहे हैं हमारे साथ, जी जो परंपरागत भाजपा के रहे हैं, जी जो आज कांग्रेस के साथ हैं, जी। तो उनसे भी हमको फायदा मिलेगा। नहीं तो आपको ऐसी क्या लाचारी है जब जनता आपको वोट देने के लिए टूटे पड़ रही है? जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हुई जा रही है, ऐसे में इन लोगों को लाने की लाचारी क्या है जयवर्धन जी? अगर उनका चरित्र सही है, अगर उनके पास जनता में पकड़ है, अगर उनकी लोकप्रियता है, तो क्या बुराई है उसमें? अरे आपकी तो बात ही नहीं समझ पा रहा मैं जयवर्धन जी। अभी थोड़ी देर बता रहे थे, अब ये तो माँ की उदारता है, धोखा दे दे तो भी स्वीकार लेता है। अभी बोल रहे हैं कि उनका चरित्र अच्छा है। जो अपनी माँ को धोखा दे दे उनका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता है? लेकिन उनको धोखा दिया ना पहले पार्टी ने। जी जिन लोगों को विधायक का टिकट मिलना चाहिए था, जी जिन लोगों ने भाजपा के लिए 50 साल काम किए, जी। 10, 20, 30 साल समर्पित रहे, अगर उनके साथ पार्टी एक गलत व्यवहार करेगी तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं और जगह तलाश करेंगे। चलिए अब हम गुना की आखिरी बात करते हैं। 2-2 चांचौड़ा, राघोगढ़, कांग्रेस, बमौरी, गुना, भाजपा 2023 कोई संजीदगी है? इस आंकड़े पे संतोष है? फॉर कांग्रेस 0 भाजपा। तो जयवर्धन सिंह जी का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा है, पर उससे भी ज्यादा वजनदारी के साथ उन्होंने दावा किया है कि गुना जिले में 4-0 का आंकड़ा रहेगा। हम दिसंबर में आएंगे फिर से, और केवल इसलिए आएंगे कि जयवर्धन सिंह जी का आकलन या दावा कितना सटीक रहा, इस पर उनसे बात करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी डॉक्टर व्यवस्था के बीच में समय साहब। हम निकाला। सब आपके बहुत आभारी हैं। जी। क्या बताएं, बहुत पधारना हुआ है और आप पुनः पधारे, जरूर। और पधारते रहे। नहीं, हमने तो वादा कर ही दिया, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां युवा नेता जयवर्धन सिंह जी के लिए। उनका आत्मविश्वास, विचारों में स्पष्टता ये बताती है कि जिस विरासत के वो उत्तराधिकारी हैं उनसे आगे के लिए भी उम्मीद की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे की कार्रवाई के लिए। अनुराग जी। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये हर अखबार की है। मैं चलूं तो संग मेरे कारवा चले। आप सभी लोग जयवर्धन सिंह जी के साथ में हैं, इसलिए आप लोग ये कार्रवाई है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। ऐसा ही एतबार है जयवर्धन सिंह जी को, उनको गुरूर नजर नहीं आता, उनकी सौम्यता जो नजर आती है। खूब सारा धन्यवाद एक बार फिर से, खूब सारी तालियां जयवर्धन सिंह जी के लिए। ऐसी शख्सियत हैं वो। क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आगे सम्मान का सिलसिला जारी रखेंगे और उसके ठीक बाद में रात्रि भोज के लिए भी आप लोग आमंत्रित रहेंगे।
अगर हम तमाम जिक्र करें अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का, हम कई सारे लोगों के आभारी हैं इस कार्यक्रम के लिए। वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी हमारे सहयोगी हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। गोपाल ओझा जी जो इलेक्ट्रिकल्स है, गोपाल ओझा फर्नीचर, उनके हम आभारी हैं। इंदिरा जैन जी बाल शिक्षा निकेतन, हम उनके आभारी हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल, उनके हम आभारी हैं सहयोग के लिए। राजकुमारी साहू जी रघुकुल शिक्षा मंदिर की संचालक हैं, इनका विशेष सहयोग हमको मिला, इनके आभारी हैं। हरपाल सिंह गिल जी ये हमारे विशिष्ट सहयोगी हैं। इन तमाम साथियों का इस बेहतर आयोजन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ में कुछ लोगों का विशेष योगदान रहा है गुना में समाज सेवा के क्षेत्र में, उनको हम यहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अनिल जैन जी काफी सेवा की है, इन्होंने पशुओं की सेवा की है, घायल पशुओं को पहुंचाया है, इनका इलाज कराया है, हम इनको मंच पर आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। डॉक्टर पुष्पराग जी जो नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये आमंत्रित हैं, हम इनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। तमाम मेहमानों को जो यहाँ पर मौजूद हो मंच पर आते जाएं क्रमशः। संदीप जैन जी जो हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी हैं, और इसके साथ ही कोरोना काल में काफी सारे ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है। डॉक्टर अगर हम बात करें सोवरन राय की, डॉक्टर अजय गुप्ता की, डॉक्टर भूपेंद्र धाकरे की जो अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, ये सभी साथियों को हम जो है यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो मंच पर जरूर पहुंचे, ये सभी लोग जिनको हमने आमंत्रित किया है। एक बार फिर मैं आमंत्रित करता हूँ, अनिल जैन जी अगर मौजूद हैं तो वो मंच पर यहाँ पर आए। अनिल जैन जी इन्होंने जो है पशु सेवा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उनके संदर्भ में अगर हम बताएं, अनिल जैन जी तो काफी महत्वपूर्ण होता है, वो लोग जो जिनकी आवाज नहीं होती वो भी यहाँ पर उनकी सेवा की है अनिल जैन जी ने। तो हम अनुरोध करेंगे जयवर्धन सिंह जी से, डॉक्टर हिमांशु जी और साथ में हम तमाम वो लोग जो मंच पे पूर्व में हमारे साथ मौजूद थे, चाहे अगर हम बात करें विजय वर्गीय जी, आपको हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। हम साथ में जिला कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करते हैं। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सभी को आमंत्रित करते हैं इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए। अनिल जैन जी का सम्मान हो रहा है सेवा के क्षेत्र में जी। साथ में अगर हम बात करें तो राजकुमार रघुवंशी जी को भी हम मंच पे आमंत्रित करेंगे इस सम्मान के आयोजन में सहभागी बनने के लिए। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे साथियों को। साथ में जो हमारी टीम है INH हरिभूमि की जो टीम है, उनके कई सारे महत्वपूर्ण साथी हैं, हम उनको भी यहाँ पर बुला रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की है। ये जो तमाम नाम है इनको हम यहाँ पर बुला रहे हैं सहयोग के लिए, सम्मान के लिए। नीरज त्रिपाठी, मनोहर सिंह जी, अजय चौरसिया जी, लोकेन ठाकुर जो हरिभूमि ग्रुप के हमारे साथी हैं, वो भी मंच पर यहाँ पर पहुंचे और ये सम्मान के सिलसिले में शामिल हों। संदीप जैन जी का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल खोला, एक बड़ी अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण कार्य है ये। साथ में हम भूपेंद्र धाकरे जी की बात करते हैं, अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कोरोना काल में काफी अच्छे कार्य किए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता हैं, इन्होंने कोरोना काल में बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजकुमार रघुवंशी जी हमारे विशेष सहयोगी हैं, राजविलास पैलेस जहां पर ये हम आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन में उनका बेहद विशेष योगदान रहा है। और हम देख रहे हैं कि इनके साथ में हम मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी को। गोपाल ओझा जी मौजूद हैं तो वो भी मंच पर आए। इंदिरा जैन जी जो बाल शिक्षा निकेतन से हैं, हम आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जी शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल, ये सारे सहयोगियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मृदुल शर्मा जी कोविड काल में काफी बेहतरीन कार्य किया है, मतलब जिस समय लोग घर से नहीं निकल रहे थे उस समय ये सेवा कार्यों में लग रहे थे। लोगों को लगता था कि जान जोखिम में क्यों डाले, लेकिन जान बचाने के लिए इस तरह का जज्बा बहुत कम लोगों में दिखता है जिस तरह का जज्बा मृदुल शर्मा जी में दिखा है। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारी हमारी सहयोगी है, राजकुमारी साहू जी मंच पर आ रही हैं, उनका जो है हम विशेष धन्यवाद करते हैं इस सहयोग के लिए। और लगातार हमने इस परंपरा को स्थापित करने की कोशिश की है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले। जिस तरह का योगदान समाज सेवा में है उसके प्रोत्साहन के लिए हरिभूमि INH की ये पहल है और हम लगातार इन सभी को जैसे हम देख रहे हैं, और जोरदार तालियां बीच में बजती रहना चाहिए जिस तरह का ये सहयोग है उसके लिए। हम सबसे एक बार आप सभी लोग मंच पे उपस्थित हैं, यहाँ पर नीचे सामने उपस्थित हैं, करतल ध्वनि से लगातार प्रोत्साहित करते रहें, लगातार तालियां बजाते रहें, क्योंकि ये आप ही के अपने चेहरे हैं जिन्होंने विशेष कार्य किया है, विशेष सहयोग किया है और कम से हम लगातार इनको सम्मानित कर रहे हैं।
साज श्रीफल से और जयवर्धन सिंह जी मौजूद हैं और एक युवा चेहरा कहीं ना कहीं उस मुस्कुराहट से जिस तरह से ये सम्मान दे रहा है, कहीं ना कहीं ये हौसला बढ़ाएगा आप सभी का। आप लोगों ने जिस तरह के कार्य यहाँ पर किए हैं और हमारी भी कोशिश यही है कि ये हौसला आप लोगों का बना रहे, ये जज्बा आप लोगों का बना रहे इस सम्मान के साथ, इस श्रीफल के साथ। ये एक निमित्त है, ये सिर्फ एक निशान है, लेकिन ये सहयोग अपने आप में बेहद विशिष्ट है और यही कारण है कि इन पलों को भी हम कैद करना चाहते हैं इन सहयोगों के साथ में। तो तमाम वो लोग, चाहे वो इंदिरा जैन जी हों, राजकुमारी साहू जी हों या अन्य चेहरे हैं, जिनको हम क्रमशः आमंत्रित कर रहे हैं मंच पे सम्मान की इस परंपरा में शाल और श्रीफल से। और काफी महत्वपूर्ण ये पल होते हैं क्योंकि ये प्रोत्साहन देते हैं भविष्य में भी इस तरह से ही समाज सेवा में योगदान के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में योगदान के लिए। और ये जो सम्मान की परंपरा है, इसके विराम के बाद आखिर में हम जो सम्मान करते हैं, हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि वही युवा चेहरे जिनके संदर्भ में मैंने अभी बात की थी। बेहद सौम्यता है लेकिन उतना ही अंदर विश्वास है। तो जयवर्धन सिंह जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी INH हरिभूमि की टीम को, जो हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की अगुवाई में जयवर्धन सिंह जी का भी सम्मान करेगी और साज श्रीफल के साथ ये सम्मान होगा। लेकिन ये सम्मान जो है एक निमित्त मात्र है, ये एक निशान है, लेकिन इस सम्मान में, आयोजन में हमने क्रमशः जो किया है, हमारी टीम का भी सम्मान किया है। लेकिन इस टीम के सम्मान के साथ साथ अगर हम देखें तो अब जयवर्धन सिंह जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर यह हर अखबार की है, मैं चलूं तो संग मेरे कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। कुछ ऐसी शख्सियत है जयवर्धन सिंह जी की। तो जोरदार तालियां और खूब सारा आभार INH हरिभूमि परिवार का हमारे साथ शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। हम सभी, सिर्फ जयवर्धन सिंह जी नहीं, आप सभी सहयोगियों का, आमंत्रित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और साथ में आमंत्रित करते हैं इसके बाद में जो आयोजन हमने रखा है रात्रि भोज का, आप सभी हमारे साथ शामिल हो।